व्यापारी किस्त नंबर 2। अगले रोज मैं कारखाना पहुंचा तो अभी तक एहसान दुरानी साहिब नहीं आए थे। हालांकि वो वक्त के पाबंद थे और हमेशा वो पहले ही कारखाने आते थे। मुनीब अपनी मशीन की सफाई सुथराई में मसरूफ था, जबकि असलम पानी का कूलर उठाए बाहर जा रहा था। असलम डब्बों में जूते पैक करने के अलावा बाहर के काम के लिए भी मामूर था। मैंने कुर्सी पर बैठते मुनीब से दरियाफ्त किया, एहसान साहिब नहीं आए अभी तक? नहीं। मुनीब ने नफी में सर हिलाया। क्या आएंगे आज? हाँ, मुनीब ने बताया, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एहसान साहिब भी कारखाने में आ गए। हस्बे मामूल हमने सलाम दुआ की, उसके बाद वो अपने ऑफिस चले गए। शाम को कारखाने से निकलने से पहले मैं इनसे मिलने इनके ऑफिस में पहुंच गया। मैंने इन्हें नौकरी छोड़ने की बाबत बताया तो वो गहरी सोच में मुब्तला हो गए। मैं जानता था कि मुझसे क्या सवाल करेंगे, इसलिए मैं पहले ही जहन बना चुका था। क्या किसी और ने अच्छी ऑफर की है? वो मुस्तफसर हुए। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एतमाद भरे लहजे में कहा। फिर क्या करोगे? मैं बोलते बोलते लम्हा भर को रुका। मैं दुबई जा रहा हूँ। एहसान दुरानी साहिब बेख्तर चौंके। दुबई? जी जनाब। कब जा रहे हो? 2-3 रोज तक। इतनी जल्दी? बस अचानक ही प्रोग्राम बना है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। दरअसल मेरा कज़न काफ़ी अरसा पहले मुझे दुबई बुलाने पर इसरार कर रहा था। पिछले साल भी इसने ऑफ़र की थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। अब इसने अच्छी नौकरी की ऑफ़र की है तो मैं इनकार नहीं कर सका। वो जिस कंपनी में मुलाजमत करता है मुझे भी इसी में एडजस्टमेंट करा देगा। मैंने पुरगौर नज़रों से देखा तो इनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नजर आए। ताहम वो मनतानत से बोले, ठीक है, अच्छे मुस्तकबिल के लिए हर इंसान को कोशिश ज़रूर करना चाहिए। तुम्हारा भी हक है कि तुम अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में जाओ, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मैं एक अच्छे और माहिर कारीगर से महरूम हो रहा हूँ। जनाब आप परेशान ना हो, मैंने इंकसारी से कहा। मार्केट में एक से बढ़कर एक माहिर कारीगर मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे भी बेहतर और माहिर कारीगर मिल जाएगा। वो मुस्कुराए। ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा। मैं शुक्रिया कहकर कारखाने से घर की तरफ रवाना हो गया। ये मामला भी खुश उसलूबी से तय पा गया था। अब मुझे अपनी बहनों और भाई को नई जॉब के हवाले से बताना था। रात 8 बजे खाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ने का ऐलान किया तो सब हैरान रह गए। एक लम्हे के लिए ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरा नौकरी छोड़ने का ऐलान इनके लिए गैर मुतवक्को था। भाईजान आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? मेरी छोटी बहन निघत ने इस्तफसार किया। मुझे एक और कारखाने में जॉब मिल गई है, मैंने जवाब दिया तो सब ने पुरस्कून होकर सांस खारिज की। किस कारखाने में? मेरी बड़ी बहन फरहत ने पूछा तो मैंने इन्हें सुल्तान चीता के बारे में बता दिया। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। सब मुझसे इस्तफसार कर रहे थे कि मेरी तनख्वाह क्या होगी, कितने घंटे ड्यूटी होगी, वगैरह वगैरह। मैं इन्हें कायल करके अपने कमरे में आ गया। वो सब मेरी नई जॉब पर बेहद खुश हो रहे थे। ख़ास तौर पर तनख्वाह के हवाले से इनकी खुशी दीदनी थी। अपनी बहनों और भाइयों के चेहरों पर अम्बसात आफरी चमक देखकर मुझे बेहद मुसर्रत हुई थी। मैं जो कुछ भी कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए ही कमा रहा था। अगले रोज़ एहसान साहिब ने शाम तक मेरा हिसाब किताब क्लियर कर दिया। साथ ही उन्होंने मेरी कारकर्दगी पर मुझे इनाफी रकम भी बतौर इनाम दी। जाने से पहले एहसान दुरानी ने कहा, विजदान मियाँ, अगर दुबई में सेटल ना हो सको तो मेरे पास आ जाना। मेरे कारखाने के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। आपका बेहद शुक्रिया जनाब। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं सबसे मिल मिलाकर घर आ गया। कल तीसरा रोज़ था और मुझे सुल्तान चीता से मिलना था। रात मैंने इन्हें कॉल करके अपनी नौकरी छोड़ने के हवाले से बता रहा था तो उन्होंने मुझे कल सुबह 10 बजे अपनी कोठी पर पहुंचने की हिदायत की। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सुल्तान चीता की कोठी की तरफ रवाना हुआ। इसकी रहायश का 25 मिनट की मुसाफत पर थी, लेकिन एक चौक पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे वहां पहुंचने में 40 मिनट लग गए। मुझे सुल्तान चीता की कोठी तलाश करने में भी दिक्कत नहीं हुई। वो महलनुमा कोठी इंतहाई खूबसूरत और जदीद तर्ज तामीर का नमूना थी। गेट के बाहर एक पिलर पर नीम प्लेट नस्ब थी, जिस पर नुमाया अल्फाज में सुल्तान लॉज दर्ज था। मैंने मोटरसाइकिल एक साइड पर खड़ी की और नीचे उतरकर गेट की तरफ बढ़ गया। कालबेल बजाने पर एक बावर्दी नौजवान ने गेट का जेली दरवाज़ा खोला, जिसके कंधे पर बंदूक लटकी हुई थी। किससे मिलना है? गार्ड ने इस्तेफामिया नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मुझे सुल्तान साहिब से मिलना है। मैंने झिझकते हुए जवाब दिया। मेरा नाम विजदान अहमद है, मेरी इनसे फ़ोन पर बात हो चुकी है। आ जाओ, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। गार्ड ने कहा, मोटरसाइकिल भी अंदर लेते आओ। इसने जेली दरवाज़ा पूरा खोल दिया तो मैं मोटरसाइकिल घसीट तो अंदर दाखिल हो गया। सामने एक कुशादा पोश था जहाँ सुल्तान चीता की लैंड क्रूजर के साथ एक कार भी खड़ी थी। वो कार भी जदीद मॉडल की थी। मैंने मोटरसाइकिल लैंड क्रूजर से ज़रा फासले पर खड़ी की और दरवाज़ा बंद करके वापस आते हुए गार्ड की तरफ देखने लगा। इसने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया
और एक शानदार और वसी ड्राइंग रूम में पहुंचाने के बाद वापस चला गया। ड्राइंग रूम में नरम कालीन बिछा हुआ था। एक साइड पर सोफे तरतीब के साथ रखे गए थे। इनके आगे शीशे की बनी हुई लंबी सी एक टेबल पड़ी थी। दीवारों पर पेंटिंग्स नस्ब थी जिनसे ड्राइंग रूम की खूबसूरती में इजाफा हो गया था। मैं मबहूस सा ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगा। मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। एक लिहाज से मैं सुल्तान चीता की इमारत से मरूब होता जा रहा था और सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी बेतहाशा दौलत आ जाए तो मैं भी अपने घर की ड्राइंग रूम को जदीद बना सकता हूँ। मेरे ख्वाब भी ऊंचे थे जिनकी ताबीर मुमकिन थी या नहीं मैं नहीं जानता था। बहरकैफ मैंने अपने ख्यालात को झटका और सुल्तान चीता का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि सुल्तान चीता ड्राइंग रूम में आ गया। वो स्लीपिंग गाउन में मलबूस था लेकिन फ्रेश दिखाई दे रहा था। इसे देखकर मैं सोफे से उठकर खड़ा हो गया तो इसने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो बैठो। मैं शुक्रिया कहते हुए सोफे पर बैठ गया। सुल्तान चीता भी मेरे सामने वाले सोफे पर पराजमान हो गया। कोठी तलाश करने में दिक्कत तो नहीं हुई? इसने दरियाफ्त किया। नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरा घर कैसा लगा? बेहद शानदार, मैंने बेसाख्ता कहा तो सुल्तान चीता के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे खिफत सी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद रस्सी के भंवर में फंसा हुआ हूँ। तुम देखना, एक रोज़ आएगा जब तुम्हारा घर भी मेरे घर से बड़ा और शानदार होगा। सुल्तान चीता ने मुझे सब्ज बाग दिखाते हुए कहा, दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। जवाबन मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। फिर मैंने दरियाफ्त किया, काम कब शुरू करना है? कल से। सुल्तान चीता ने कहा। एहसान तुरानी तुम्हें कितनी तनख्वाह देता था? 18,000। सुल्तान चीता ने इस बात में सर हिलाया। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती थी? 8 घंटे, मैंने जवाब दिया। सुल्तान चीता लम्हा भर को खामोश रहा। फिर मेरी आंखों पर गौर नजरों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हें 1.5 लाख तनख्वाह दूंगा, क्या तुम्हें मंजूर है? 1.5 लाख तनख्वाह सुनकर मेरा तो खून सेरों बढ़ गया। खुशी की एक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। ये जितने भी कारखाने थे, कोई भी किसी शुमैकर को 20,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देता था। आखिर मुझ में ऐसे क्या सुरखाब के पर लग गए थे कि सुल्तान चीता मुझे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देना चाह रहा था। मैं सोच में गर्क था कि सुल्तान ने मेरे चेहरे के सामने जोर से चुटकी बजाई तो मैं हॉल में वापस आ गया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं हकलाया। कि तनख्वाह कम है? वो मुस्तबसर हुआ तो मेरी बौखलाहट में मज़ीद इजाफा हो गया। नहीं जनाब। फिर क्या तुम्हें मंजूर है? वो जवाब तलब लहजे में बोला, जी मुझे मंजूर है। मैंने बदस्तूर हकलाते हुए कहा। फिर मेरे ज़हन में एक और सवाल आया। मैंने दरियाफ्त किया, मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मैं एक मामूली शुमैकर हूँ। आप मुझे 1.5 लाख तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तो 4 गुना से भी ज़्यादा है। मुझे उम्मीद थी कि तुम ये सवाल करोगे। सुल्तान चीता मुस्कुराया। दरअसल इतनी तनख्वाह देने का मतलब यह है कि मैं तुमसे अपनी मर्जी का काम कराऊंगा। तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। मैं चौंका और मेरे दिल में नामालूम से खदशात उभारने लगे। क्या मतलब जनाब? मैं समझा नहीं। सुल्तान चीता ज़हरीला मुस्कुराया। फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जूते मैं बनवाऊंगा इसमें मेरी मर्जी शामिल होगी। अगर मैं जूतों में कोई एक्स्ट्रा चीज़ डलवाऊंगा तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम सिर्फ जूते बनाओगे जैसे मैं चाहूँगा। सुल्तान चीता की ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। ताहम मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो कैसे जूते बनवाता है। मुझे तो सिर्फ ही जूते बनाने और 1.5 लाख तनख्वाह से गर्ज थी। जी ठीक है, मैंने हामी भरते हुए कहा। मैं किसी किस्म का एतराज़ नहीं करूँगा। गुड। सुल्तान चीता ने मुस्कुराते हुए सताइश थी। एन इसी लम्हे सोफे के पीछे बड़ी खूबसूरत सी तपाई पर रखे इंटरकॉम की बेल गुनगुना उठी तो इसने चौंकते हुए हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। बोलो, इसने कहा। फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद इसने कहा, भेज दो। रिसीवर रखने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। मैंने अपने एक बंदे को बुलाया है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तुम जगह देख लो और आज से काम शुरू कर दो। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कुछ लम्हों के बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और सुल्तान चीता ने कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला तो एक पक्की उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी और वो खासा हट्टा कट्टा और सेहतमंद दिखाई देता था। इसका चेहरा चौड़ा था और आंखें छोटी मगर अंदर को धसी हुई थी। मुझे इसकी आंखों में चालाकी और मक्कारी दिखाई दी। इसने एक तायराना नजर मुझ पर डाली और फिर सुल्तान चीता को सलाम करके एक तरफ देखने लगा। बैठो ज़हूर। सुल्तान चीता ने इसके सलाम का जवाब देने के बजाय कहा तो वो एक सोफे पर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि ज़हूर पुरगौर नज़रों से मेरा जायज़ा ले रहा था। हर क्या सुल्तान चीता ने हम दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराया और फिर ज़हूर से मुखातिब हुआ। ज़हूर, इसे अपने साथ ले जाओ और काम सिखा दो, या आज इसे काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है सेठ साहिब, ज़हूर ने जवाबन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। सुल्तान चीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं ज़हूर रवाना हो गया। इसके पास भी मोटरसाइकिल थी। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर। वो आगे था और मैं इसके पीछे।
चौक कुम्हारा वाला से होते हुए हम नूराबाद में एक कोठी में पहुंच गए। जैसे वो बाहर से एक आम सी कोठी दिखाई देती थी, अंदर से भी वैसी ही आम सी थी। वहाँ दो अफराद और भी मौजूद थे जो शक्ल सूरत ही से छठे हुए बदमाश दिखाई देते थे। ज़हूर ने मेरा और इन दोनों का तारुफ कराया। एक का नाम फजल था जबकि दूसरे का नाम शरीफ था। फिर ज़हूर मुझे मुख्तलिफ राहदारियों में से गुजारता हुआ एक तहखाने में ले आया। तहखाने में चमड़ा, मशीन, केमिकल और जूते बनाने के औजार और सामान सब मौजूद था। तहखाने में चमड़े की बू फैली हुई थी। चूँकि मैं इस बू से आशना था इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अलबत्ता ज़हूर ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था। वह हैरत भरी नज़रों से तहखाने और वहाँ मौजूद हर चीज़ का गायराना जायज़ा ले रहा था कि ज़हूर ने कहा, तुम यहाँ बैठकर काम करोगे? ठीक है, मैंने जवाबन कहा। लेकिन जूतों की पैकिंग कौन करेगा? यहाँ तो कोई डिब्बा दिखाई नहीं दे रहा। इसकी फिक्र मत करो, ये हमारा मसला है। ज़हूर ने स्पार्ट लहजे में कहा, तुम काम स्टार्ट कर दो। अच्छा ये बताओ किस तरह के जूते बनाने हैं? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब है डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? डिज़ाइन तुम अपनी मर्ज़ी का बनाओ। ज़हूर ने कहा, जैसा तुम्हें पसंद हो। लेकिन सुल्तान साहब तो कह रहे थे कि वो अपनी मर्ज़ी का काम करवाएंगे। उन्होंने ये पाबंदी ख़त्म कर दी है। ज़हूर ने कहा, फ़िलहाल तुम एक जूता बनाओगे, और हाँ, जब तुम जूते का सोल बनाने लगो तो कुछ हीरे इनमें इस तरह छुपा देना कि बाहर से देखने पर शुबा न हो के जूते में कोई चीज़ छुपी हुई है। मैं चौंका। ज़हूर ने अपनी कमीज़ की जेब से छोटा सा पैकेट निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया। मैं गौर से इस पैकेट में मौजूद हीरे देखने लगा। इनकी तादाद लगभग 12 थी। वो बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह थे। ये हीरे किस लिए? मैंने सरसराती आवाज़ में कहा। कोई सवाल नहीं। ज़हूर ने तुरंत शुरू से मुझे टोक दिया। तुम्हें अपने काम से काम रखना होगा। सुल्तान साहिब को सवाल पसंद नहीं। मैं हिक दिक सा अपने हाथों में मौजूद पैकेट में हीरों को देख रहा था। मेरा दिमाग साइंस ही कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खतरनाक काम में हिस्सा बनने वाला हूँ। मेरे हाथ में कपकपाहट थी। क्या सोच रहे हो? ज़हूर की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैं सोचों को हिसाब से बाहर आ गया। कुछ नहीं, मैंने कहा। चलो फिर काम स्टार्ट करो। जूते का साइज़ क्या होना चाहिए? मैंने पूछा। अपना पाँव दिखाओ। इसने कहा तो मैंने जूता उतार कर इसे अपना पाँव दिखाया। इसने बगौर मेरे पाँव का जायज़ा ले बोला, अपने पाँव के साइज़ का जूता बना लो। मैंने इस बात में सर हिला दी। फिर वो बोला, सिर्फ एक ही जूता बनाना है और इसी में ये सारे हीरे एडजस्ट करने हैं। ज़हूर के जाने के बाद मैं कई लम्हे सख्ती की कैफे में मुब्तला खड़ा इन हीरों को देख रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। जूते के सोल के अंदर हीरे लगाने का क्या मतलब था? ओ मैं ठिठका। कहीं सुल्तान चीता स्मगलर तो नहीं था? हो सकता है उन जूतों के सोल में हीरे छुपाकर बैरून मुल्क स्मगलिंग करना चाहता हो। इस ख्याल के आते मेरे वजूद में सनसनाहट की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं गुमगू की कैफियत में मुब्तला रहा कि मैं क्या करूं। मैं ना सिर्फ बेहद उलझ गया बल्कि सुल्तान चीता के जाल में फंस गया था। दफातन सुल्तान चीता के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज उठे। मैं तुम्हें 1.5 लाख तनख्वाह दूंगा। और 1.5 लाख का ख्याल आते ही मैंने ये फैसला किया कि मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, चाहे वो जूतों में हीरे लगवाए या सोना। मुझे अपनी तनख्वाह से गर्ज रखनी चाहिए। चुनांचे मैं अपने काम में लग गया। मैं एक जूता 2 से 2.5 घंटे में तैयार कर लेता था, लेकिन इस जूते को तैयार करने मुझे 3 से 3.25 घंटे लगे। मैंने सोल के अंदर हीरे इस अंदाज में एडजस्ट कर दिए कि बाहर से मालूम नहीं होता था कि सोल के अंदर कोई चीज़ हो सकती है। जब मैंने जूता तैयार कर लिया तो ज़हूर भी आ गया। इसने सताइशी नज़रों से जूते को देखा। फिर वो ऊपर से ड्राइंग रूम में ले आया। सुल्तान साहिब आ रहे हैं, इसने गोया मुझे इत्तला दी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। दोपहर के 2 बजे सुल्तान चीता भी आ गया। इसने जब मेरे हाथ का बना हुआ जूता देखा तो वो भी ना सिर्फ हैरान हुआ बल्कि इसके चेहरे पर चमक उभर आई। वेल डन विजदान मियाँ। सुल्तान चीता खुशी से मामूर लहजे में बोला, वाकई तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम कई कारीगरों से माहिर कारीगर हो। मैं जवाबन खामोश रहा। सुल्तान चीता ने वो जूते ज़हूर को दे और कहा, ये जूते रईस को दे दो, इससे कहो कि मुझसे बात कर ले। ठीक है सर, ज़हूर ने कहा और ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। फिर सुल्तान चीता मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ कि तुमने खाना खा लिया? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आज खाना मेरी तरफ से होगा और हम इकट्ठे ही खाएंगे। फिर सुल्तान चीता ने इंटरकॉम पर शरीफ को खाना लाने की हिदायत की तो 10 मिनट के अंदर अंदर खाना आ गया। खाना बेहद लजीज और मज़ेदार था। खाने से फरागत के बाद सुल्तान चीता ने मुझे घर जाने का कहा और साथ ही में 50,000 की गड्डी मेरे हाथ थैली पर रख दी। ये एडवांस है। सुल्तान चीता ने कहा, बाकी 1 लाख तुम्हें महीने के आखिर में दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैंने दिल में खुश होते हुए कहा। और हाँ, सुल्तान चीता ने कहा तो मुझे इस बार इसका लहजा बदला हुआ और संजीदा लगा। इस बारे में तुमने किसी से कोई जिक्र नहीं करना। मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे कि मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूँ। जी जनाब, मैं समझ गया हूँ, मैंने जल्दी से कहा। आप बेफिक्र रहें। गुड, सुल्तान चीता ने कहा। हमारे काम में राजदारी पहली शर्त है।
یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا یا تمہارے ذریعے کسی کو یہ معلوم ہوا کہ تم نے جوتے میں ہیرے چھپائے ہیں تو یاد رکھو تمہارا حشر بھی جمیل سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ آج تک اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ بھی سن لو، جوتے بناتے اور ان میں ہیرے چھپاتے وقت تمہاری ویڈیو بھی بن چکی ہے جو میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم نے کسی سے کچھ کہا یا ذکر کیا تو تم ہم سے بچ نہیں سکو گے، ہمارے اوپر تک تعلقات ہیں، میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ جیسے جیسے وہ کہہ رہا تھا میرے وجود میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں، دل بھی اچھل کر حلق میں پھنس گیا تھا۔ جوتے بناتے بناتے اس کے سول میں ہیرے چھپاتے ہوئے میری ویڈیو بنا لی گئی تھی، اس کا تو مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر میں بری طرح پھنس گیا تھا یا مجھے پھنسا لیا گیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچوں میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے وجدان میاں؟ میری سماعت سے سلطان چیتا کی آواز ٹکرائی تو میں حال میں لوٹ آیا۔ جج جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ میں ہکلایا۔ میں نے جو کہا کیا تم نے اپنے پلے باندھ دیا ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ جی میں سمجھ گیا ہوں۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، اس نے زہریلا مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کافی سمجھدار اور ذہین ہو۔ جمیل نے میری بات نہیں سمجھی تھی، اس لیے اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میں جمیل کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ماہر شو میکر تھا۔ وہ شیخ اختر کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ چند روز کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ باوجود کوشش کے وہ نہ مل سکا۔ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی، لیکن آج 2 ماہ گزرنے کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ لیکن سلطان چیتا نے یہ معمہ حل کر دیا تھا کہ اسے غائب کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ شاید اس نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہو، جس کا خمیازہ اسے موت کی صورت میں بھگتنا پڑا ہوگا۔ ہر کیف میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ مجھے سلطان چیتا کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کی ہر بات ماننا ہے۔ اگر میں شاندار مستقبل چاہتا ہوں تو مجھے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو سلطان چیتا کہے گا۔ 1.5 لاکھ معمولی تنخواہ نہیں تھی۔ اگر میں ہر مہینے 1 لاکھ کی بچت کروں تو 1 سال میں میرے پاس 12 لاکھ ہوں گے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں چند سالوں میں عمرہ میں شامل ہونے لگوں گا۔ جناب آپ تسلی رکھیں، میں نے کہا، میں جمیل ثابت نہیں ہوں گا۔ گڈ، سلطان چیتا نے ستائشی لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے ناراض نہیں کرو گے۔ مجھے اجازت ہے۔ میں نے اجازت چاہی۔ کیا تم جانا چاہتے ہو؟ سلطان چیتا حیران ہوا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، میں نے انکساری سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، اس نے کہا۔ اور ہاں، تم مہینے میں صرف 4 دن کام کرو گے، باقی کے دن تم اپنے گھر پر رہو گے۔ اس دوران اگر تمہیں ایمرجنسی میں بلانا پڑے تو تمہیں آنا ہوگا۔ صرف 4 دن مجھے کام کرنا ہوگا؟ میں متحیر ہوا۔ ہاں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمارے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہمیں مہینے میں صرف 4 دن جوتے بنوانے پڑتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کام کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ جب مزید جوتے بنوانے ہوں گے تو ظہور تمہیں کال کر لے گا اور تم یہاں آ جانا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کا حکم، میں نے کہا۔ اور ہاں، جیسے سلطان چیتا کو کچھ یاد آیا، تم خود کو میرا ملازم مت سمجھنا۔ تم اب میرے گروپ میں شامل ہو گئے ہو اور اپنے گروپ میں شامل ہونے والوں کو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ میں سمجھ گیا جناب۔ گڈ، سلطان چیتا مسکرایا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں سلطان چیتا کو سلام کر کے پورچ میں آ گیا۔ وہاں صرف فضل موجود تھا۔ سلطان چیتا کی لینڈ کروزر بھی کھڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار گھر کی طرف رواں تھا۔ 50,000 کی رقم میری جیب میں موجود تھی اور میرا دل خوشی سے اچھل کود میں مصروف تھا۔ میرا خیال تھا کہ سلطان چیتا مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ دے گا، لیکن اس نے 50,000 ایڈوانس دے کر میرے خیال کی نفی کر دی تھی۔ گھر جانے سے پہلے میں مارکیٹ سے پھل اور مٹھائی لی۔ باجی فرحت اور نگت تو گھر پر تھی، لیکن فرقان اکیڈمی پڑھنے گیا ہوا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری دونوں بہنیں میرے ہاتھوں میں پھل اور مٹھائی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجدان، فرحت باجی نے استفسار کیا، یہ مٹھائی اور پھل کس خوشی میں لائے ہو؟ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ میری ایسی قسمت کہاں؟ میں نے شاپر انہیں پکڑاتے ہوئے کہا۔ میرے نئے باس نے ایڈوانس میں رقم دی تو سوچا کچھ لیتا جاؤں۔ آپ نے بہت اچھا کیا بھائی جان، نگت فوراً خوشی سے بولی۔ کافی دنوں سے میرا دل مٹھائی کھانے کو چاہ رہا تھا، آج آپ لے آئے، اب جی بھر کر کھا لو۔ میں نے کہا، وہ تو میں کھاؤں گی، وہ چہکی۔ خیال رکھنا زیادہ مٹھائی کھانے سے شوگر نہ ہو جائے، باجی فرحت نے ٹوکا۔ اوہ باجی آپ بھی نہ، کہتے کہتے وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے شاپر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لائیں شاپر، مجھے پکڑا دیں۔ ارے صبر تو کر لو، باجی فرحت نے ڈپٹا۔ صبر نہیں باجی، وہ شاپر پکڑتے بولی۔ پھر وہ دونوں شاپر لے کر کچن میں چلی گئی، جبکہ باجی فرحت میری طرف متوجہ ہوئی۔ کتنا ایڈوانس دیا تمہارے نئے باس نے؟ 50,000۔ میں نے جھجکتے ہوئے بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ تنخواہ کیا مقرر کی ہے تمہاری؟ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ 1.5 لاکھ، میں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ وہ میری طرح چونکی۔ 1.5 لاکھ؟ کہیں تم دن میں خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ جی باجی آپ نے بالکل درست سنا،
میں نے جواباً کہا تو ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. کیا وہ جوتے فروخت کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں؟ وہ بولی. پتہ نہیں، انہوں نے پوچھا تھا یا اندازہ لگا لیا تھا. باہر کیف میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. میں نہا کر باہر آیا تو نگت میرے لیے چائے بنا چکی تھی. میں سین میں بیٹھ کر چائے پینے میں مصروف ہو گیا.